आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल और आप यकीन कीजिए कि 23 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं। राज्य खेल फुटबॉल है, लेकिन फुटबॉल में हम हैं कहाँ। कुछ एक खिलाड़ी जो उत्तराखंड से पलायन करते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, वहाँ से खेलकर आगे अपना नाम कमाते हैं। ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं और बच्चे निकल भी रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों में प्रतिभा भी है। सवाल आज का हम जय भारत टीवी में ये उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहाँ पर कमी रह गई कि राज्य खेल फुटबॉल होने के बावजूद क्या सरकारें ध्यान नहीं दे पाई। क्यों नहीं हम आज तक नेशनल टॉप लेवल पर जाकर खेल कर आए। उत्तराखंड की जो फुटबॉल टीम है वो क्यों नहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाती है, इस बात को आज हम जान रहे हैं। और अब बेहद ख़ास मेहमान आज जय भारत टीवी पर मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। और ये वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वीरेंद्र सिंह रावत, आप इन्हें कोच कहिए, अभी भी फुटबॉलर कह लीजिए, खिलाड़ी कह लीजिए, उत्तराखंडी आंदोलनकारी कह लीजिए, वो शख्स हैं जो जब कभी भी उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन की भी बात होती है तो वीरेंद्र सिंह रावत आपको पहली पंक्ति पर दिखाई देते हैं। और फुटबॉल के मैदान के तो बादशाह हैं ही। उनसे बातचीत करेंगे। फुटबॉल को इनसे बेहतर उत्तराखंड में कोई नहीं समझ पाता। क्यों नहीं उत्तराखंड का फुटबॉल में भविष्य बन पा रहा है, हम बातचीत करेंगे। राव जी, मुझे भी कई साल हो गए हैं आपको देखते हुए, मैदान में आप पसीना बहाते हुए, खिलाड़ियों को तैयार करते हुए। उत्तराखंड की फुटबॉल टीम का सपना कब पूरा होने वाला है? क्यों नहीं हम अपनी एक बेहतरीन टीम लेके आगे जा पा रहे? धन्यवाद जय भारत का भट्ट जी कि आप मेरे इस संग्रहालय में आए। और बड़ा दुख भी होता है और आज मुझे आंसू भी होते हैं क्योंकि मैंने पूरा जीवन इस फुटबॉल के लिए समर्पित कर दिया है। फुटबॉल के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, कर्ज लिया, ज़मीन बेची, शोषण सहा, जेल गया, कई बार घायल हुआ, लेकिन आज भी आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए पूर्ण ईमानदारी से लगा हूँ। पर आज फुटबॉल हमारी इस स्तर तक जहाँ पहुँचनी चाहिए थी, जो एक स्वर्णिम दौर था, मैं आपको पुराने स्वर्णिम दौर पे जाता हूँ। 1939 का एक ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड, एक ज़माना था जो हमारे उस पूर्वज, हमारे दादाजी स्वर्गीय शेर सिंह रावत जी खेलते, ब्रिटिश गढ़वाल में खेलते थे। और उसके बाद हमारे पिताजी खेले, श्री चंद सिंह रावत जी, उसके बाद हमारा बड़ा भाई खेला। तो उस दौर में 1942 से लेकर 1950-60 तक उस समय जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड की टीमें आकर देहरादून के ऐतिहासिक ग्राउंड, पवेलियन ग्राउंड में खेला करती थी। और मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, डूरंड कप आके यहाँ पे प्रदर्शन करती थी। और यहाँ पे प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी उस ज़माने में। गोरखा राइफल थी, आपका गढ़वाल राइफल थी, तो बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर आके खेलती थी। और उसमें से 7 प्लेयर, आपको आश्चर्य होगा उस ज़माने में जब इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की थी और उस समय नंगे पैर खेली थी, तो उसको बाहर वर्ल्ड कप जाना था, क्वालिफाई कर चुकी थी। और उसमें 7 प्लेयर हमारे उत्तराखंड और देहरादून के खेला करते थे। तो वो एक स्वर्णिम दौर था। लेकिन किसी कारणवश सरकार की, भारत सरकार की नाकामी की वजह से वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई। और आज उसके बाद भी उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक दौर है, मैं अगर कहूँ तो दो राय नहीं है कि कलकत्ता से पहले देहरादून फुटबॉल का हब रहा है। और उस हब के लिए जब दौर बढ़ा, उस ज़माने में हज़ारों खिलाड़ी, हज़ारों दर्शक उस फुटबॉल का एक मैच देखने के लिए पवेलियन ग्राउंड में पेड़ों पे चढ़ के, बिल्डिंगों में चढ़ के, मतलब उस समय 50 पैसे या 5 रुपये 10 रुपये का टिकट होता था, उसके लिए मतलब वो संघर्ष करते थे। लेकिन वो दौर वापस आना था। लेकिन वो दौर हमने अगर देखे जाए तो जब हमारा उत्तराखंड बना तो हमने सोचा कि वो स्वर्णिम दौर शायद वापस आएगा। और उसके लिए भी हमें बड़ी खुशी, क्योंकि मैं नेशनल खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 18 खेला। उसके बाद फिर मैं 98 में रेफरी बना, उसके बाद मैं कोच बना। धीरे धीरे करता रहा मैं। जब उत्तराखंड बना तो बड़ी खुशी हुई कि यार उत्तराखंड का फुटबॉल, जो हमारा राज्य खेल फुटबॉल है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन वो जो सुविधाएँ मिलनी थी, वो जो फैसिलिटी, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिलना था, वो सरकारों की तरफ से बिल्कुल भी नकारा हुआ, जिसे बोल सकते हैं। अगर उसी समय, अगर 2000 में जैसे हमारा राज्य बना 11 नवंबर को, और हमने एक आंदोलनकारी, जिस तरह आपने बोला कि मैं आंदोलनकारी भी रहा हूँ 94 का, उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी और उसमें भी संघर्ष किया और हमने आज उत्तराखंड को लिए मांगा और वो हमें उत्तराखंड मिला। लेकिन वो आज उत्तराखंड तो मिला, उसके बाद भी अगर आज भी हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ संघर्ष कर रहे हैं, उसके हम खेलों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। एक वो किस्सा बताइए कि जब उत्तराखंड के राज्य खेल की बात आई थी तो फुटबॉल की लड़ाई आपने लड़ी थी, तो वो फुटबॉल राज्य खेल कैसे बनाया गया? देखिए सर, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उत्तराखंड में आपको बता दूं 13 जिले हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हर जिले में फुटबॉल होती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा सस्ता गेम है और हर जगह खेला जाता है, क्योंकि एक ग्राउंड चाहिए और
अगर लकड़ी के पोल लगा दिया तो लगा दिए, नहीं तो लोहे के पोल मिल गए तो ठीक है, नहीं तो एक बॉल मिल जाए, बॉल नहीं तो एक कपड़े की बॉल ही बनाई उससे फुटबॉल के लिए। तो हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल चले जाओ, पिथौरागढ़ चले जाओ, अल्मोड़ा चले जाओ, बागेश्वर चले जाओ, पौड़ी गढ़वाल चले जाओ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, आपको कहीं भी क्षेत्र रूरल क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ सब जगह फुटबॉल होती थी और वहाँ से प्रतिभाओं को निखरती थी, बढ़ती थी आगे उस ज़माने में जब हम यूपी के टाइम पे थे। अब बात वही जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड धीरे धीरे हमारा फुटबॉल थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन वो जो बहुत बढ़ना चाहिए था क्योंकि एक छत्र राज भी रहा, इसमें नाकामी रही सरकार की भी रही और जो एक छत्र राज रहा, क्योंकि एक ही व्यक्ति आज भी अगर आप उठा के देखें 23 साल हो गए, एक ही व्यक्ति आज छत्रराज कर रहा है। जब आपने बोला कि हमें उत्तराखंड राज्य के लिए हमने कैसी लड़ाई लड़ी, तो उस ज़माने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2011 की बात है, और खजानदास जी उसमें हमारे खेल मंत्री थे। तो हमने आंदोलन किया, खासतौर पे हमारे साथ हमारे देवेंद्र सिंह बिज जी जो ONGC में हैं, इस समय स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं, वो थे, जोगिंदर सिंह पुंडीर जी थे, हम तीनों लोगों ने और मैं खुद स्वयं, हम तीन लोगों ने और हमारे साथ सभी खिलाड़ियों ने, देहरादून के खिलाड़ियों ने, उत्तराखंड खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया कि भाई क्यों ना इसको, जब इतनी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, हमारे पास हमारे खिलाड़ी निकल रहे हैं और हमारा इतिहास अच्छा रहा है फुटबॉल का, तो क्यों ना इसको राज्य खेल घोषित किया जाए। तो सरकार ने उस समय मंजूर भी किया और वो विधानसभा में पारित भी हुआ, लागू भी हुआ। लेकिन उसके बाद सरकार, हमने उम्मीद जगाई कि शायद सरकार कुछ इसमें भी अच्छा काम करेगी, इसमें कुछ अच्छी सहयोग करेगी, इसके लिए अच्छे स्टेडियम बनाएगी, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन वो उसके बाद सरकार ने एक जिम्मेदारी निभाई और उसको हमें राज्य खेल तो दे दिया, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग खुद ही लगे रहे। अब हमने, आपको मैं बता दूं, हमने देहरादून फुटबॉल अकेडमी खोली, फिर उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन खोली, उसके बाद जो स्टेट एसोसिएशन थी उसके साथ हमने मिलकर कहा कि कुछ करें प्रोजेक्ट कि इसके लिए मैं आपको बता दूं 2014 में मैं मैनचेस्टर गया, फिर मैंने वहाँ फॉरेन में जाके एक हफ्ते, मतलब फीफा का पहला डेलीगेट उत्तराखंड का एक सौभाग्य रहा होगा कि मुझे एक फिक्की ने के द्वारा मुझे फीफा का डेलीगेट बना के मुझे मैनचेस्टर भेजा गया। फिर मैंने वहाँ जाके एक हफ्ता देखा, तो इंटरेक्शन हुआ, वहाँ फीफा के बड़े बड़े खिलाड़ियों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, देखा कि कैसे सिस्टम है, क्या प्रोजेक्ट है। तो वहाँ से जब मैं देहरादून उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड आने के बाद मैंने सरकार को प्रपोजल दिया कि भाई इसमें कुछ किया जाए। तो सरकार ने भी हाँ जी करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं किया। फिर भी हमने अपने तन मन धन से हमने उत्तराखंड 2016 में हमने उत्तराखंड सुपर लीग कराई, जो बिगेस्ट टूर्नामेंट थी, जिसमें उत्तराखंड के टैलेंटेड प्लेयर भी थे, जो रूरल एरिया के प्लेयर भी थे, 13 जिलों के नाम से और एक कॉर्बेट जिम पार्क के नाम से हमने 14 टीमों के नाम से टीम बनाई। वो हमने फॉरन उसमें प्लेयर खेले, उत्तराखंड के प्लेयर खेले और वो बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, उस समय हमारे CM कांग्रेस के हरीश रावत जी थे, वो खुद चौंके। तो मुझे बोलते हैं कि रावत जी इतनी भीड़, 10,000 भीड़ और इसमें पब्लिक नहीं है। मैंने कहा सर फुटबॉल है, स्पोर्ट्स है, इस फुटबॉल का जो जुनून पहले से रहा वो जुनून के लिए तो कि यहाँ पे कोई भी ऐसी उत्तराखंडी हम लोग पहाड़ी लोग, क्योंकि फुटबॉल का जुनून है, ऐसी हरकतें कोई नहीं करेगा, पुलिस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, खुद ही सभी पुलिस हैं, सभी खिलाड़ी पुलिस हैं और सभी सेफ्टी के लिए आए, सभी खेलने के लिए आए, देखने के लिए आए और खेलने के लिए आए। तो ये बड़ी खुशी की बात रही। उसके बाद हमने कई कोशिशें करी, कई पत्राचार किए, कई कॉरेस्पॉन्डेंस देखी। भाई आपको मैं बता दूँ कि अभी जो खेल नीति पास हुई है उसमें 32% जो सुझाव हैं वो मेरी ही सरकार ने एक्सेप्ट किए कि भाई अब हम खेल नीति पास करते हैं। हमने उसके लिए भी कई एजिटेशन किए, 4% स्पोर्ट्स कोटा के हमने एजिटेशन किए, ये भाई ये बनाया जाए, पर आज सरकार ने वो एक्सेप्ट तो कर ली है। वो धरातल में कब उतरेंगे, अभी भी आप देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम ओलंपियन को देंगे, हम कॉमनवेल्थ वाले को देंगे। देखिए सर, मैं सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, भाई जब नेशनल में ही हमारी स्थिति सही नहीं है, हमें नेशनल खिलाड़ी को देना चाहिए। सबसे पहले जो निम्न स्तर का जो है नेशनल खिलाड़ी, अगर वो नेशनल में खेल के आता है तो उसे हमें जॉब देनी चाहिए। क्योंकि आज से पहले मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड से पहले जब यूपी में उत्तराखंड था तो 4% स्पोर्ट्स कोटा था। बिजली विभाग हो गया, आप रोडवेज देख लीजिए, आप सचिवालय, मतलब और भी जो विभाग हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो विभाग होते हैं, उनमें नौकरियाँ होती थी। उनमें लड़कों को नौकरी हर साल दो या 4 लड़के भर्ती होते थे और स्पोर्ट्स कोटा। आज सरकार ने खेल नीति तो बना दी है और जो हमने बोला था कि भाई नेशनल लेवल पे उनको बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, पर वो कॉमनवेल्थ वाले जो मेडल लेके आएंगे या वर्ल्ड कप में मेडल लेके आएंगे, तो इसमें तो वर्ल्ड में जो लड़का आएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लड़का आएगा वो तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करेगा और अच्छे लेवल की नौकरी करेगा। तो हम चाहेंगे कि जो वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी गिने चुने के हैं, साल में कितने आएंगे, 1-2 ही तो आएगा लेके, हर साल तो नहीं है, पर नेशनल लेवल पे खिलाड़ी को सरकार को लेना चाहिए। जब लड़का नेशनल खेल के आता है उसको जॉब मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रेरित होगा। आज फुटबॉल जो राज्य खेल फुटबॉल है हमारा, इसके लिए हम लोग हमेशा, मैं संघर्ष करता रहा हूँ हमेशा। जय भारत ने बहुत पहले भी मेरे एक इंटरव्यू लिया था और आज भी मैं जय भारत के माध्यम से भट्ट जी को बताना चाहूँगा कि मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि प्लीज़ राज्य खेल जो फुटबॉल है उसकी सुध ली जाए और जिस तरीके से
आप देखिए यूपी में योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। अभी हम लोग नेशनल में 2022 में हम लोग नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए 50 प्लस में, तो हमें धामी जी ने भी हमें सम्मानित किया, तो बड़ी खुशी होती है। इस तरीके से हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, अच्छे एक्सपर्ट को जोड़ा जाए। और अभी मैं आपको बता दूँ 2024 में हमारा नेशनल गेम भी होना है, तो हम चाहते हैं कि उस नेशनल गेम के लिए भी सरकार उन लोगों को जोड़े, उन लोगों के साथ उनसे सुझाव ले कि भाई किस तरीके से हम नेशनल गेम को स्मूथली कंडक्ट करेंगे। राव जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुनील छेत्री, वैसे तो भारत क्रिकेट के लिए जीता है, क्रिकेट के बड़े स्टार होते हैं, लेकिन सुनील छेत्री को देखते ही सीना चौड़ा हो जाता है कि हम फुटबॉल में भी अच्छा कर सकते हैं। अभी एशियन के लिए हमारी टीम जा रही है, तो बागेश्वर के हमारे दानू भी हैं और कई लड़के हैं जो जा रहे हैं। पलायन करके क्यों बाहर जाने को मजबूर है उत्तराखंड का फुटबॉलर खिलाड़ी? क्या उसको यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही? क्या आप जैसे लोग हैं, बेहतरीन कोच भी हैं, एक मैदान भी मिल ही जाता है, तो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? क्यों बाहर पलायन कर रहा है खिलाड़ी? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, और उसी का खामियाजा हमारे खिलाड़ी भुगत रहे हैं। या तो नशे में बर्बाद हैं, या सुसाइड कर रहे हैं। आपको मैं कई उदाहरण पुराने दे दूंगा। और या तो प्लान होने को मजबूर है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन लड़कों पे नज़र नहीं दी जा रही, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। अभी खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे नाम कमा रहा है, तो सरकार उनको सम्मानित करेगी। उनको तो ऑटोमेटिक सम्मानित हो रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको तो मिल ही रहा है सब कुछ। उनको सरकार की तरफ उनको किस बात की पैसी? अगर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख दे रहे हैं, तो उनको तो ऑटोमेटिक मिल चुका है, उनको इतनी फैसिलिटी। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से मुझे गर्व होता है कि मेरा एक स्टूडेंट अनिरुद्ध थापा, जो सुनील छेत्री के साथ खेल रहा है, वो आज एक मोहन बगान में इसी साल उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 करोड़ रुपये में। तो देखिए, फुटबॉल में पैसा आ रहा है। इंडियन सुपर लीग हो रही है, जो रिलायंस करा रहा है, नीता अंबानी जी करा रही है, उसमें पैसा चल रहा है। हमारे उत्तराखंड के रोहित दानू, जिस तरीके से आपने बताया, रोहित दानू छोटा बच्चा था, अंडर 16 खेल के इंडियन टीम में आया, उसने मेहनत करी। एक बागेश्वर का लड़का, छोटा गरीब परिवार से निकल के उसने मेहनत करी है। जितेंद्र बिष्ट हमारा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेला, वो अल्मोड़ा का है। तो ऐसे लड़के हमारे उत्तराखंड के कई, राजा रावत, इस तरीके से दीपेंद्र नेगी, ऐसे कई लड़के हमारे स्टार खिलाड़ी हैं जो उत्तराखंड से यहाँ से प्लान करके अन्य राज्यों में जाकर नाम कमा रहे हैं। पर नाम किसका हो रहा है? उन राज्यों का हो रहा है। पर प्रतिभाओं को हम तराश रहे हैं, हम बना रहे हैं, पेशी का हम उनको सिखा रहे हैं, लेकिन जाके बेनिफिट किसको हो रहा है? अन्य राज्यों का नाम हो रहा है। और सरकार वो लड़के क्यों नहीं यहाँ से यहाँ क्यों प्लान कर रहे हैं? यहाँ से वो इसी मजबूरी से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे किसी जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उससे राय नहीं ली जाती, उससे पूछा नहीं जाता। सिर्फ उससे जब वो एक लेवल में, अच्छे लेवल में पहुँच जाता है, तो उसको प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है, और उसके बाद उसको आगे सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि जो लड़के यहाँ प्लान कर रहे हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स कोटा खोला जाए, 4% स्पोर्ट्स कोटा खोला जाए, नेशनल लेवल पर उन बच्चों को नौकरी दी जाए। और दूसरी बात है कि जो भी खिलाड़ी एकेडमी खोली जाए यहाँ पे, जितना प्रोफेशनल, अब देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज है, या आपका हल्द्वानी में स्पोर्ट्स हॉस्टल है, या देहरादून में स्पोर्ट्स हॉस्टल है, पर वहाँ की प्रतिभाएं कहाँ निकल रही हैं? कितनी निकल रही हैं? बहुत कम निकल रही हैं। पर मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसमें सिंसियरली एक्सपर्ट लोग रखे जाएँ। उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फायदा किसको मिल रहा है? पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, ना खिलाड़ी को मिल रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट होने का मतलब क्या है? जब तक आप डीपली उसमें रिसर्च नहीं करते, आप देखिए हरियाणा चले जाइए, गोवा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप मैं देखता हूँ, आप इतना उसमें नॉर्थ में केरल चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, आप देखिए बंगाल देख लीजिए, आप इतना फुटबॉल डेवलपमेंट हो चुका है। आज खिलाड़ी, एक हमारे ज़माने में तो पैसा मिलता नहीं था हमें, पर आज खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। मतलब 50 लाख 5 लाख से शुरू हो रहा है, और वो करोड़ों तक जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे खिलाड़ी नाम तो कमा रहे हैं, पर अदर स्टेट का नाम हो रहा है, उत्तराखंड का नाम। उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया रावत जी। धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह रावत, और उनका दर्द, जाहिर सी बात है यही दर्द था, मुझे जानना था, इसलिए आज मैं इनके पास पहुंचा था। मेरे पीछे आपको पूरी दुकान सी लग रही होगी, कोई शोरूम नहीं है अवार्ड्स का, ये इनके अपने कमाए हुए अवार्ड हैं। बहुत सारे मेडल हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, लंबा जीवन इन्होंने, अपनी पूरा जीवन बचपन से लेकर जवानी, अब मुझे लगता है कि 50 साल में अभी यंग हैं, बुढ़ापा तो नहीं कह सकते, अभी यंग हैं और अभी भी फुटबॉल खेलते हैं। 50 प्लस का नेशनल जीत कर आए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है फुटबॉल का उत्तराखंड में। राज्य खेल हमारा है, लेकिन खिलाड़ी बाहर जाने को मजबूर हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें जो वीरेंद्र सिंह रावत बता रहे हैं, वो बहुत ध्यान देने योग्य हैं सरकारों के लिए, कि पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्पोर्ट्स का बेहतर, हमें बनाना होगा। दूसरा, जो आप कोटे की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी अगर 4% का अगर उत्तराखंड में मिलता है, तो नेशनल खेले हुए खिलाड़ी को मिले। ये बड़ी गंभीर और बहुत अच्छी बात
बात है कि ओलंपिक में मेडल लाने वाला, कॉमनवेल्थ में मेडल लाने वाला, वर्ल्ड कप में मेडल लाने वाला जो खिलाड़ी होगा उसको बहुत लोग मिल जाएंगे। उसको नेशनल केंद्र सरकार की नौकरी भी मिल सकती है, बड़े स्पॉन्सर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आ रहे हो या कोई और अवार्ड लेकर आ रहे हो। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप नेशनल तक भी पहुंच गए तो आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। वो भी एक गेम चेंजर बन सकता है उत्तराखंड में स्पोर्ट्स के लिए। और फुटबॉल के लिए जहां तक है, अगर हम कहें कि भाई बागेश्वर के एक छोटे से गांव से निकलकर रोहित दानू वहां पहुंच गए, हम ये भी ध्यान रखें कि वो किस राज्य से खेल रहे हैं। वो हमारे उत्तराखंड से बाहर जाने को क्यों मजबूर हुए हमारे फुटबॉलर? क्यों नहीं हमारा वो स्वर्णिम दौर, जब बात होती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इतने फुटबॉलर थे, क्या आप उस किस्से को याद नहीं रखते? हमेशा जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो भारत की टीम नंगे पैर खेलने की, उस टीम में कौन था? 7 खिलाड़ी देहरादून के थे। इतना स्वर्णिम इतिहास उत्तराखंड का फुटबॉल में रहा, जो आज पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। उम्मीद कायम है कि सरकारें इस तरफ ध्यान देंगी, फुटबॉलर भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।